नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल के एजुकेशनल वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री के फंडामेंटल टेस्ट के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और आईवीडी इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कई सालों से आईवीडी इंडस्ट्री में है लेकिन अपने बेसिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भाई और बहन हैं, जो रोज डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करते हैं और परफॉर्म करते हैं पैथोलॉजी लैब में। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर हम चलते हैं हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई है। फ्रेंड्स, आई होप आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले कहा था, ये पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स को समझने के लिए है, जो हम डे टू डे आईवीडी इंडस्ट्री में और पैथोलॉजी लैब में यूज करते हैं। ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज चार अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहले मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि फोटोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, जिसमें हमने ये समझा कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है और उसे हम पैथोलॉजी लैब में किस तरीके से यूज करते हैं। हमने ये भी सीखा कि कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बीच में क्या अंतर होता है। दूसरे मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि एंजाइम्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या रोल होता है, जिसमें हमने ये सीखा कि एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, एंजाइम काइनेटिक्स या एंजाइम के एक्टिविटी किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है, कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं पैथोलॉजी लैब में या डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, जैसे कि एंड पॉइंट रिएक्शन क्या होता है, काइनेटिक रिएक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। हमने ये भी सीखा कि अगर आपके पास में कोई भी कंपनी का पैक इंसर्ट है तो उस पैक इंसर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। और हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखा, जो कि टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान हमें जानना जरूरी होता है। ये सारे वीडियोस हमारे पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज के चैनल में अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना या समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम तीसरे मॉड्यूल में हैं, जहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और उसे हम हमारे डे टू डे लैब में किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्यूसी सीरा या कंट्रोल सीरा क्या होता है। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कॉमन बायोस्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डायग्नोस्टिक लैब में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सो बिफोर हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखें, हम क्विकली ये रिकैप कर लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। तो क्वालिटी कंट्रोल वाले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि क्वालिटी कंट्रोल सीरा के दो यूजेस होते हैं पैथोलॉजी लैब में। पहला यूज होता है कि वो पेशेंट की अननोन वैल्यूज को पता लगाने के लिए काम में आते हैं, जहां पर ये नोन वैल्यू सैंपल का रोल प्ले करते हैं। हमने ये भी सीखा कि क्वालिटी कंट्रोल सीरा को हम इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कि जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया, क्या वो टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान हमने कोई गलती तो नहीं करी। अगर हमने गलती नहीं करी तो उस एनालाइट को रेंज में आना अनिवार्य है। अगर वो एनालाइट रेंज में आता है, दैट मीन्स कि ना तो हमने टेस्ट परफॉर्म करने में गलती करी, ना हमारे रिएजेंट के अंदर किसी तरह की कोई कमी थी, ना हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी तरह की कोई कमी थी। इसके अलावा हमने ये तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी सीखा। स्टैंडर्ड क्या होता है, कैलिब्रेटर क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। जहां पर हमने ये सीखा कि स्टैंडर्ड एक ऐसा लिक्विड है
जिसमें एनालाइट की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन वो लिक्विड को सिंथेटिकली बनाया गया है लैब में। कैलिब्रेटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें एनालाइट की वैल्यू तो फिक्स्ड है, लेकिन ये लिक्विड बायोलॉजिकल मटेरियल है। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल एक ऐसा लिक्विड है जहां पर एनालाइट की वैल्यू फिक्स नहीं है, एनालाइट की वैल्यू एक रेंज में दी गई है, और ये एक बायोलॉजिकल मटेरियल है। तो ये जो रेंज है ये किस तरीके से डिसाइड होती है, ये समझने के लिए हमें कुछ बायोस्टैटिस्टिकल टर्म्स को समझना जरूरी है, जो कि हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। सबसे पहला बायोस्टैटिस्टिकल टर्म जो हमें सीखना जरूरी है वो है मीन। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज का मतलब दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास में 10 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 10 डेटा पॉइंट का एवरेज क्या है, उसे हम साइंटिफिक भाषा में मीन भी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप साइंस पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। आपके क्लास में 10 बच्चे हैं। तो जब आप बच्चों को साइंस सिखाते हैं और आप उनका एग्जाम लेते हैं, तो ये इंडिविजुअल बच्चों के मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। पहले बच्चे को 10 में से मिले 2 नंबर, दूसरे बच्चे को मिले 5 नंबर, तीसरे बच्चे को मिले 9 नंबर, चौथे बच्चे को मिला 3 नंबर। इस तरीके से 10 बच्चों को कितने मार्क्स आए वो मार्क्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इस इंडिविजुअल मार्क्स को हम कहते हैं डेटा पॉइंट या डेटा सेट भी हम इसे कहते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये पूरे 10 बच्चों के जितने भी मार्क्स आए हैं उसको हम टोटल कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, और उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2 + 5 + 9 + 3 ऐसे करते करते हर एक बच्चे के मार्क्स को हम टोटल करेंगे, तो हमें आएगा 59। और हमारे क्लास में क्योंकि 10 बच्चे थे, तो 59 ÷ 10, तो हमें वैल्यू मिलेगी 5.9। तो ये जो 5.9 की वैल्यू है इसे हम कहते हैं मीन वैल्यू, या फिर इसे हम एवरेज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यही तरीका होता है कंट्रोल की वैल्यू में टारगेट वैल्यू पता लगाने का। तो मान लीजिए कि जब मैं कंट्रोल बना रहा था, मैंने क्या किया, मैंने 10 हेल्दी इंडिविजुअल्स में से उनका सीरम सैंपल कलेक्ट किया। ये जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे इनमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। तो जब ऐसे लोगों से मैंने सीरम सैंपल कलेक्ट किया, तो वो कलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने हर एक के अंदर से ग्लूकोज की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा लिया। तो मान लीजिए पहले इंडिविजुअल का ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन था 80 mg/dL। दूसरे इंडिविजुअल का ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन था 100 mg/dL। तीसरे वाले का ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन था 120 mg/dL। ऐसे करते करते 10 लोगों का मैंने ग्लूकोज टेस्ट किया। जब मैंने 10 लोगों का ग्लूकोज टेस्ट किया, तो उसके बाद जो भी मुझे ग्लूकोज की वैल्यू आई, उसको जब मैंने ऐड किया और उसको डिवाइडेड बाय 10 किया, क्योंकि 10 लोग थे मेरे पास, तो जो मुझे एवरेज वैल्यू आएगी उस एवरेज वैल्यू को मैं कहूंगा मीन वैल्यू। ये जो मीन वैल्यू है यही मेरे कंट्रोल के रेंज के लिए बन जाती है टारगेट वैल्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में है, स्टूडेंट्स वाला। इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा होगा कि मीन की वैल्यू है 5.9। क्या वाकई में किसी भी बच्चे ने एग्जाम में 10 में से 5.9 का मार्क्स हासिल किया? आंसर इज नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर हर एक बच्चे का मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किसी भी बच्चे ने 10 में से 5.9 का मार्क्स स्कोर नहीं किया, लेकिन सारे 10 बच्चों का एवरेज मिला करके 5.9 आया। तो इसका यह मतलब है कि ये जो 5.9 है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मैथमेटिकली डिराइव्ड वैल्यू है। मतलब मैंने 10 वैल्यूज को जोड़ करके और उसका एवरेज निकाल करके वो वैल्यू को डिराइव किया है।
ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कंट्रोल्स की वैल्यू में टारगेट वैल्यू की तरफ देखते हैं तो टारगेट वैल्यू भी हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो मैथमेटिकली डिराइव्ड वैल्यू है। सो यहां पर आप मीन का मतलब तो समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं जिसका मीनिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रीवियस इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स वाला, उसमें मीन से हर एक वैल्यूज कितनी ज्यादा दूर दूर फैली हुई है, इस दूरपन को या इस दूरी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल, उसी प्रीवियस एग्जाम्पल को समझने की ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारी मीन वैल्यू थी 5.9। अब इस 5.9 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। इसको हम हमारे पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल के तरह से समझने का ट्राई करते हैं जो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब मैं ग्लूकोज की वैल्यू पता लगा रहा था तो मैंने तीन लोगों का ब्लड सैंपल लिया। पहले आदमी का ब्लड में से ग्लूकोज की वैल्यू थी 80 mg पर डेसीलीटर। दूसरे की ग्लूकोज वैल्यू थी 100 mg पर डेसीलीटर। तीसरे की वैल्यू थी 120 120 mg पर डेसीलीटर। जब इन तीनों का मैं एवरेज निकालूंगा तो इन तीनों का एवरेज आएगा 100 mg पर डेसीलीटर। लेकिन जो 100 mg से पहली जो वैल्यू थी वो 20 mg कम थी, और जो तीसरी वैल्यू थी वो 20 mg पर डेसीलीटर ज्यादा थी। तो ये जो 20 mg पर डेसीलीटर कम और 20 mg पर डेसीलीटर ज्यादा, ये जो 20 है इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मेरे पास और एक एग्जांपल है। यही तीन लोग के अलावा मैं और कोई दूसरे ही तीन लोग लूंगा और उनमें भी मैं ग्लूकोज का एस्टिमेशन करूंगा। पहले आदमी का ग्लूकोज 60 mg पर डेसीलीटर था, दूसरे आदमी का ग्लूकोज 100 mg पर डेसीलीटर था, और तीसरे आदमी का ग्लूकोज 140 140 mg पर डेसीलीटर था। जब ऐसे तीन लोगों का मैं एवरेज निकालूंगा तब भी मुझे एवरेज तो 100 ही आएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि पहले आदमी की वैल्यू 100 से बहुत ज्यादा दूर थी, दैट मीन्स 40 mg पर डेसीलीटर दूर थी। तीसरे आदमी की वैल्यू 100 mg पर डेसीलीटर से बहुत ज्यादा दूर थी, यानी 40 mg पर डेसीलीटर उसकी भी वैल्यू प्लस साइड में थी। तो ये जो दूरियां हैं, इस दूरियों को हम सरल हिंदी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि अगर कम स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मीन के नजदीक में सारी वैल्यूज हैं, और अगर ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मीन से ज्यादा दूर फैली हुई है सारी की सारी वैल्यूज। राइट। सो ये चीज को हम साइंटिफिक भाषा में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मैं एक चीज आपको पहले बताना भूल गया था कि इस फॉर्मूला के हिसाब से मीन को जब हम सिग्निफाई करते हैं तो इसे हम एक्स बार भी कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक्स के ऊपर एक डैश बना हुआ है, इस चीज को हम एक्स बार कहते हैं। तो मीन को हमेशा एक्स बार में डिनोट किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा के रूप में डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा एक ग्रीक लेटर है और वो इस तरीके से लिखा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, हालांकि यहां पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम इस फॉर्मूला को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यू थी उस वैल्यू से हम मीन को माइनस कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम लेकर के उनके मार्क्स को लिखा था, और पहले स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिले थे, दूसरे को 5 मिले थे, और इन सब 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज हमको मिला 5.9। तो हम क्या करेंगे,
हम हर एक स्टूडेंट में से एवरेज को माइनस कर देंगे। एक्स आई मतलब इंडिविजुअल वैल्यू। तो पहले स्टूडेंट को 10 में से 2 मार्क्स आए थे, तो 2 - एवरेज 5.9 को माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू आएगी -3.9। ठीक उसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट को 5 मार्क्स आए थे, उसमें से हम 5.9 का एवरेज को माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -0.9। तीसरे स्टूडेंट को 9 मार्क्स मिले थे, 9 में से 5.9 को हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी +3.1। तो इस तरीके से मैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स में से एवरेज को माइनस कर दूंगा। इसको कहते हैं x - x बार, यानी हर एक वैल्यू में से मीन को माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब मैं इन सारे x - x बार का समेशन लूंगा, समेशन मतलब इन सारी वैल्यूज को जब मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एक तकलीफ इसके अंदर आएगी। मेरी तकलीफ यह है कि कुछ ऐसी वैल्यूज है जो नेगेटिव में है, -3.9, -0.9, -2.9, और कुछ ऐसी वैल्यूज है जो प्लस में है, जैसे कि +3.1, +1.1, +2.1, इस तरह से। तो जब माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू को काट देगी और हमें एक्चुअली में समेशन की सही वैल्यू नहीं मिलेगी। सो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम x - x बार की जो भी वैल्यू आई है, चाहे वो नेगेटिव में हो या वो पॉजिटिव में हो, हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -3.9 को मैं दोबारा -3.9 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, और 3.9 इंटू 3.9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 15.21। तो हमने यहां पर देखा कि जब नेगेटिव वैल्यू के स्क्वायर को हम देखते हैं तो वो स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, और ऐसे वैल्यू को जब हम दोबारा अंडर स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो वापस से हमें वो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव हो चुका होगा। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर दिया पहले, और स्क्वायर करके इसका हमने समेशन कर दिया। समेशन मतलब हमने इसको ऐड कर दिया। तो 15.21 +0.81 +9.61, ऐसे करते 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 हमने इन 10 वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो ऐड करने से हमें जो वैल्यू आई वो आई 54.9। अब ये 54.9 को हम हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर ये जो स्टेप है, ये स्टेप हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि समेशन ऑफ x - x बार होल स्क्वायर, ये हमने पिछले वाले स्लाइड से कैलकुलेट कर दिया, जो कि वैल्यू आई थी 54.9। अब इस 54.9 को हम n से डिवाइड, n मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इस एग्जांपल में थे 10, तो हमने 54.9 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 5.49। अब 5.49 क्योंकि स्क्वायर्ड वैल्यू है, इसके लिए हम उसका अंडर रूट में ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो 5.49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.34। तो ये जो फ्रेंड्स हमें 2.34 की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सरल हिंदी में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो जब मैं टीचर था और मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया, उन 10 बच्चों को जब मैंने पढ़ाया तो 10 बच्चों का एवरेज आया 5.9 और 10 बच्चों का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2.34। 2.34 का मतलब यह है कि 5.9 से 2.34 माइनस करेंगे और 5.9 से 2.34 प्लस करेंगे, तो मुझे एक रेंज मिलेगी। इस रेंज को मैं कहता हूं ±1 SD की रेंज। इस रेंज में जो -1 SD था, उसमें दोबारा से मैं 2.34 को माइनस करूंगा और एक बार, और
+1 SD वाली जो वैल्यू थी उसमें दोबारा मैं 2.34 और एक बार ऐड करूंगा, तो मेरी और ज्यादा चौड़ी रेंज हो जाएगी। इस चौड़ी रेंज को मैं कहता हूं +-2 SD वाली रेंज। तो यही फॉर्मूला से हम कंट्रोल्स के अंदर भी रेंज का पता लगाते हैं। तो हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि कंट्रोल की वैल्यू चार्ट के अंदर हर एक पैरामीटर के आगे एक टारगेट वैल्यू लिखी होती है और एक रेंज लिखी होती है। टारगेट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है मीन से, जो कि हमने पहले देखा, जो हमारे एग्जाम्पल में 5.9 था। और रेंज कैलकुलेट किया जाता है +-2 SD से। यानी मीन से 2 SD माइनस की तरफ जाएंगे और मीन से 2 SD प्लस की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमारी रेंज होगी, ये रेंज को हम कंट्रोल्स के अंदर चार्ट में प्रिंट करके देते हैं। फ्रेंड्स, +-2 SD क्यों? +-3 SD भी हो सकता है, +-4 SD भी हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं गॉसियन कर्व। इस कर्व का मतलब क्या होता है? इस कर्व का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें या कोई भी मैथ्स का कोई एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जब भी हमारे पास में एक ज्यादा बड़ा डेटा पॉइंट, डेटा का सेट हो जाता है, उस डेटा के सेट का जब हम मीन निकालते हैं और उस मीन से +-1 SD की रेंज निकालते हैं, तो जितने भी डेटा सेट के अंदर जो पॉइंट्स थे, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, उसके 68% पॉइंट्स हमें +-1 SD के रेंज के अंदर मिलते हैं। और जब हम +-2 SD की रेंज देखेंगे तो 95% वैल्यू हमारी +-2 SD के अंदर आती है। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। चाहे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं पता लगाना चाहता हूं कि मैं जिस एरिया में रहता हूं, मेरे एरिया में एवरेज हाइट कितनी है मर्दों की। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 मर्द अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एनरोल करूंगा। हर एक मर्द की मैं हाइट नापूंगा और उस हाइट का, जब मैं सेंटीमीटर में हाइट नापूंगा, उसका जब मैं एवरेज निकालूंगा यानी मीन निकालूंगा और +-1 SD निकालूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि 68% लोगों की हाइट +-1 SD के अंदर अंदर है और 95% लोगों की हाइट +-2 SD के अंदर अंदर है। अब मान लीजिए कि मैं दूसरा साइंटिस्ट हूं और मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। मैं पता लगाना चाहता हूं कि मैं जिस एरिया में रहता हूं, उस एरिया में औरतों की बीच में एवरेज हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 500 ऐसी फीमेल्स लूंगा, 500 महिला लूंगा और अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उनको शामिल करूंगा और हर एक महिला के अंदर से मैं हीमोग्लोबिन की वैल्यू एस्टिमेट करूंगा। तो जब मैं ये काम करूंगा तो मैं यही पाऊंगा कि जब मैंने 500 महिलाओं की हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग करी, उसमें से जब मैंने एवरेज निकाला और एवरेज से +-1 SD की रेंज निकाली, उस रेंज के अंदर 68% महिलाएं ऐसी थी जिनकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू +-1 SD के अंदर रेंज में थी और 95% महिलाएं ऐसी थी जो जिनकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू +-2 SD के रेंज में थी। तो इसीलिए ये जो फिनोमिना को हमने इतने बार स्टडी किया और हर बार ये फिनोमिना को हमने सच पाया। ये ऑब्जर्वेशन एक गॉस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी थी, इसीलिए इस ग्राफ को हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं। और क्योंकि ये घंटे के जैसा दिखता है, एक बेल की तरह दिखता है, इसीलिए कई बार इस कर्व को हम बेल कर्व भी कहते हैं। सो इसीलिए जब हम कंट्रोल्स की वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कंट्रोल्स को हम कैसे बनाते हैं।
कंट्रोल्स बनाने के लिए हम 10 एग्जाम्पल के तौर पे 10 हेल्दी इंडिविजुअल्स लेंगे जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें डायबिटीज नहीं है। उन 10 हेल्दी इंडिविजुअल्स की ग्लूकोज की वैल्यू हम पता लगाएंगे। हर एक ग्लूकोज की वैल्यू को, जब 10 अलग अलग ग्लूकोज की वैल्यूज हमें मिल जाएगी, उसका हम मीन या एवरेज निकालेंगे और एवरेज से ±1 SD और ±2 SD की रेंज निकालेंगे। तो ±2 SD वाली जो रेंज होगी उसमें 95% लोगों की ग्लूकोज की वैल्यू उसी रेंज के अंदर हमें मिलेगी। ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक अननोन, यानी हम एक रैंडम कंट्रोल का यूज करते हैं हमारी पैथोलॉजी लैब के अंदर, तो जब हम रैंडम कंट्रोल लगा रहे हैं, हमें कोई कोई भी कंट्रोल हमने किसी भी दिन पे लगा लिया और उस कंट्रोल की वैल्यू जब हम पता लगाएंगे ग्लूकोज की वैल्यू उस कंट्रोल के अंदर, तो 95% चांस है या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वैल्यू ±2 SD के अंदर आएगी। यदि अगर ये वैल्यू ±2 SD के अंदर नहीं आ रही है, दैट मीन्स हो सकता है कि मैंने टेस्ट रन करने के टाइम पे गलत रन किया होगा, या फिर मैंने जो किट यूज करी वो किट खराब होगी, या मैंने जो मशीन यूज करी वो मशीन खराब होगी। तो इसीलिए ±2 SD की रेंज को कंट्रोल के वैल्यू चार्ट के अंदर प्रिंट किया जाता है। फ्रेंड्स, एक और टर्मिनोलॉजी है जो हमारे डे टू डे आईवीडी के जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होती है, और वो टर्मिनोलॉजी है सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम जो भी पैरामीटर, जो भी टेस्ट, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त हुआ, उससे उसी एक्सपेरिमेंट के मीन को उस स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक पैथोलॉजी लैब में हैं और हमें ग्लूकोज का टेस्ट करना है। हमारे पास में दो अलग अलग किट्स हैं। एक किट जो है वो कंपनी ए की है और दूसरी किट जो है वो कंपनी बी की है। तो जब हमने कंपनी ए की किट को खोला और हमने उसके बारे में पढ़ा, तो वहां पर हमने ये देखा कि कंपनी ए की किट का स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 20 है और कंपनी बी का किट का स्टैंडर्ड डेविएशन 30 है। तो क्या हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी किट ज्यादा अच्छी है? हमें तो ऐसा ही लगेगा ना कि कंपनी ए वाली किट कंपनी बी से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कंपनी ए की किट का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और कंपनी बी की किट का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम का मतलब ये होता है कि कंपनी ए से जब मैं टेस्ट करूंगा तो उसके रिजल्ट्स टारगेट वैल्यू के नजदीक आएंगे, और कंपनी बी से जब मैं टेस्ट करूंगा तो उसके रिजल्ट्स टारगेट वैल्यू से ज्यादा दूर आएंगे। तो जब कम टारगेट वैल्यू के नजदीक आएंगे, दैट मीन्स मेरी टेस्टिंग की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, मतलब मैं उस रिजल्ट पे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं। लेकिन अकेला मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देख करके डिसीजन नहीं ले सकता। यहां पर मैं थोड़ा स्मार्ट भी हूं। मैं ये देख रहा हूं कि कंपनी ए की स्टैंडर्ड डेविएशन भले ही 20 है, लेकिन उसकी मीन कितनी है। तो जब मैंने उसकी मीन को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि उसकी मीन थी 100, और कंपनी बी की भले ही स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, 30 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन उसका मीन था 200। तो मैंने क्या किया, मैंने केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को उसी की मीन से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने कंपनी ए के स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके ही मीन से डिवाइड किया, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 केवल परसेंटेज के लिए होता है। तो मुझे उसकी सीवी मिली 20%। ठीक उसी तरीके से कंपनी बी की स्टैंडर्ड डेविएशन को जब मैंने उसी के मीन से डिवाइड किया, तो 30 डिवाइडेड बाय 200, तो मुझे उसकी सीवी मिली 15%।
अब क्या मैं सोच सकता हूँ, क्या मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि कौन सी किट बेटर है? डेफिनेटली अब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि कंपनी बी की किट कंपनी ए से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसकी सीवी परसेंटेज बहुत कम है। सरल हिंदी में इसका ये मतलब है कि कंपनी ए का मीन 100 है और कंपनी बी का मीन 200 है। तो जब कंपनी ए का मीन कंपनी बी के जितना हो जाएगा, यानी ए की मीन 100 जो है, ए वाली कंपनी जब बी वाले मीन के हिसाब से किट बनाएगी तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 20 से बढ़ के 40 हो जाएगी। लेकिन कंपनी बी में 200 के मीन पे स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 30 है। तो यानी जैसे ही किट का मीन बढ़ रहा है यानी एवरेज बढ़ रहा है तो वो डेटा ज्यादा स्कैटर हो रहा है। सो इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का किट ज्यादा रिलायबल है। ये सीवी परसेंटेज हमारे लिए जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम रिपीट्स रन करते हैं, प्रिसीजन चेक करने की कोशिश करते हैं हमारे लैब में। तो एक ही पेशेंट सैंपल को या एक ही कंट्रोल को हम 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिपीट रन करते हैं। तो जब हम रिपीट रन करते हैं तो उसे 10 अलग अलग हमारे पास वैल्यूज आती है। उन 10 वैल्यूज की हम एवरेज निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और सीवी की परसेंटेज निकालते हैं। तो यदि अगर सीवी परसेंटेज कम है, दैट मीन्स हमने जो टेस्ट रन किया है वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूसिबल है, वो अच्छा टेस्ट हमने रन किया है। और अगर सीवी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स हमने जो टेस्ट रन किया है उसके अंदर हमारे हाथ के अंदर सफाई नहीं है। हो सकता है कि या तो किट खराब है या मशीन खराब है या मैंने टेस्ट को ठीक तरीके से रन नहीं किया, या हो सकता है मेरी पाइपेट खराब है, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है। और ये वेरिएशन मेरे लिए चिंता का विषय बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको तीन सबसे बेसिक बायोस्टैटिस्टिकल टर्म्स के बारे में समझना आसान हो गया होगा, जो कि मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और सीवी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके अगर कोई भी सुझाव है या आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इससे हमारे फ्यूचर के वीडियोस और अच्छे तरीके से बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।